है, इसका मतलब हमारा क्या बना चैप्टर का नाम, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज मोशन में था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब आपका चार्ज मोशन में है तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या। मैग्नेट के बारे में आपको पता है, मैग्नेट तो आपने देखा होगा। यस सर। यस क्या करता है मैग्नेट, मैग्नेट क्या करता है? आयरन को अट्रैक्ट। अरे मैग्नेट आप अट्रैक्ट रिफ्लेक्ट, हाँ ये भी बोल सकते हो। वैसे आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे सर, मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। तो वो मैग्नेट के थ्रू होती थी, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपके घर में वायरिंग है, आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिस वायर से फ्लो होके आती है, उस वो वायर करंट के फ्लो होने के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मान लो ये पेन जो है ना, ये कोई वायर है, बहुत लंबा पेन है, बहुत लंबा वायर है ये। अगर इससे करंट फ्लो हो रही है, अगर इससे करंट फ्लो हो रही है तो इसके अराउंड, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक तो वो कैसे बनेगा, कितना उसकी स्ट्रेंथ होगी, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि सबसे पहले ये पता कैसे चला कि भाई किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पता कैसे चला। तो देखो होता क्या है कि पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे ऑर्स्टेड पापा बैठे थे, उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक कंपास, ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास बोल दो, नीडल बोल दो, मैग्नेटिक नीडल। ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल बताती क्या है, ये बताती है कि अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ या फिर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो आपकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन आएगा। ये आपका जो नीडल है वो हिलने लगेगा, जैसे ही थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा या फिर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये आपका ये नीडल है वो हिलने लगेगा। अब क्या होता है कि जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, जैसे ही हमने ये की को क्लोज किया, तो हमने देखा कि अगर आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में अगर आपका करंट है, तो हमने देखा कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल होगा, ये अब नॉर्थ पोल है वो लेफ्ट साइड में झुक गया। तो अगर ये झुका है तो क्या इस पे कोई फोर्स लगा होगा? यस अब फोर्स किसकी वजह से लगा होगा? क्या कोई फील्ड होगा जिसमें कि ये फोर्स लगा होगा? फील्ड की वजह से फोर्स लगा होगा। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि Yes, इस sir. वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा था तो उस वायर ने क्या किया, उस वायर में जब करंट फ्लो हो रहा तो उसके अराउंड कोई फील्ड था, मुझे नहीं पता क्या था, कुछ तो था, लेकिन उस फील्ड का नाम रखा गया मैग्नेटिक फील्ड। तो अब चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये करंट फ्लो हो रहा था, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, क्या हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट कि वायर में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, वायर के अराउंड चारों तरफ। अब हमने क्या किया, पहले क्या, करंट आपकी ऊपर की साइड में जा रही थी, हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। बैटरी की पोलैरिटी चेंज की, हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर लगाया, नेगेटिव नीचे लगाया। अब आपकी करंट आपकी नीचे ऊपर वाले के रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी, जस्ट आपकी अब नीचे की तरफ होगी करंट। जैसे ही नीचे की तरफ करंट हुई तो हमने देखा इस बार आपका नॉर्थ पोल, जो उसका मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल था या फिर नॉर्थ साइड थी, वो आपकी राइट साइड में झुक गई। भाई फिर से हमारे ऑर्स्टेड बाबा परेशान हुए, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि किसी वायर से अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन भी होगी कि नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती तो दोनों साइड से, दोनों पोलैरिटी से बैटरी जब मैं सप्लाई कर रहा था करंट, तो सेम डिफ्लेक्शन होना चाहिए था। क्या अलग हुआ है? यस सर। अलग हुआ है
अलग हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जैसे ही मैं करंट फ्लो कर रहा हूं मेरा कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनना है, और मैं पोलैरिटी चेंज कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो हमें अब दो चीजों पे काम करना है। नंबर एक, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितने मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना करंट सप्लाई करने, इसके बीच में कुछ रिलेशन मिल जाए, हमें कोई फॉर्मूला मिल जाए भाई तो मजा आ जाए। दूसरा कंसेप्ट हमें यह भी पता करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में मैं करंट फ्लो कराऊं तब किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, आपको ये पता चल जाए कि हिमाचल से आगरा 500 किलोमीटर है, आपको रोड नहीं बताए कोई, तो क्या पहुंच सकते हो आगरा? नहीं पहुंच सकते ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको उसकी स्ट्रेंथ भी पता करनी है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव हुए आज की क्लास के। नंबर 1, हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है। नंबर 2, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है कि कैसे कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. ये सब ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आया? Yes, sir. अब हम आते हैं, अब हमारे आए बायोसेवर्ट बाबा, ये चचा आए, बायोसेवर्ट चचा आए। ये चचा ने क्या किया, सीधा सीधा इन्होंने सीधा एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने देखा कि एक वायर लिया, इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कोई वायर लिया, उस वायर में एक एलिमेंट करंट जा रहा था, मान लो आई। अच्छा एक बात बताओ, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? स्केलर। अगर करंट स्केलर क्वांटिटी होती है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट की डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट की डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि जब मैंने करंट को नीचे से ऊपर फ्लो कराया था तब मेरी नीडल लेफ्ट साइड में झुकी थी, और जब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कराया है तो राइट साइड में झुकी है। इसका मतलब मुझे करंट की डायरेक्शन चाहिए, लेकिन करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मैं किसकी डायरेक्शन लूं? तो मैंने क्या किया, इसके करंट के अलोंग ही मैंने एक लेंथ वेक्टर ले लिया, एक लेंथ वेक्टर। ये तो वेक्टर ले सकता हूं ना मैं भाई, लेंथ तो सॉरी जो लेंथ है ये तो मैं ले सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, मेरी यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में लेंथ है dl। ये एक कोई पॉइंट है जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो बायोसेवर्ट चचा जो थे वो बताते हैं कि एलिमेंट के कारण, कोई एक बहुत लंबा वायर है उसमें एक छोटा सा एलिमेंट काट लें, उसके कारण किसी एक पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके लिए एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मान लो ये आपका पोजीशन वेक्टर है r, ये आपका एंगल थीटा है। अब आप देखोगे एक पॉइंट P है और इस साइड में दे दिया पॉइंट P'। हम दोनों साइड में देखेंगे, डायरेक्शन में आपको दोनों साइड में, जब आपको डायरेक्शन बताऊंगा ना, थंब रूल बताऊंगा और स्क्रू ड्राइवर वाला रूल बताऊंगा, तब मैं आपको लौटा के इस पेज पे लेके आऊंगा कि ये जो क्रॉस दिख रहा है और ये डॉट होता है, इन दोनों का मतलब कोई बताएगा मुझे? क्रॉस डॉट का मतलब क्या है? डायरेक्शन से रिलेटेड आपको हिंट बताऊंगा। क्रॉस इनसाइड द प्लेन होता है। हाँ, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन और डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन। यानी कि जैसे देखो, अगर कोई, ये पेन है, पेन जो मैं आपकी तरफ आते हुए दिखा रहा हूं तो आपको क्या दिख रहा है? एक पॉइंट दिख रहा है कि नहीं? पॉइंट दिख रहा होगा, एक पॉइंट दिख रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, पेपर से, पेज से, आपकी मोबाइल की स्क्रीन से, लैपटॉप की स्क्रीन से, अगर बाहर की तरफ देखूं कोई एरो, अगर या फिर बोल दूं मैं कि अगर कोई एरो आपके मोबाइल से निकल के आए, आप यहाँ खड़े हो, तो आपको क्या दिखेगा? एक पॉइंट ही तो दिखेगा। और एरो पीछे से क्या होता है, ऐसा होता है कि नहीं एरो पीछे से? और अगर आप पीछे से देख रहे हो तो पीछे से देख रहे हो, एरो आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? ऐसे करके कुछ दिखेगा। तो अगर क्रॉस है तो आपकी स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और डॉट है तो स्क्रीन से बाहर आ रहा है। समझ में आया? स्टेटमेंट देखते हैं। ये चचा ने स्टेटमेंट दिया था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वाले पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, यानी कि इस डीबी मतलब किसी एक एलिमेंट, डीएल एलिमेंटल लेंथ के कारण इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कितना करंट फ्लो हो रहा है।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लेंथ के कि कितना लेंथ का हमने एलिमेंट लिया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसने बोला है कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? बोल सकता हूँ कि Yes, नहीं? sir. क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL? क्या मैं ये भी बोल Yes, सकता sir. हूँ Yes, कि sir. dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा? बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर? Yes, sir. yes, sir. क्लियर है? अच्छा, इन सबको अगर मैं मिला के लिख दूं, क्या मैं ये बोलूंगा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर? Yes, sir. अब देखो Sir. प्रोपोर्शनलिटी साइन उठाऊंगा तो कुछ साइन वो भी आएगा, कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कांस्टेंट आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये नया क्या वर्ड आ गया? तो म्यू नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर स्क्वायर एम्पियर, या फिर इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। भाई पूरे म्यू 0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या फिर आप ये बोल दो कि म्यू नॉट की वैल्यू, क्योंकि 4 म्यू नॉट की वैल्यू अगर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर लिखोगे तो इसकी वैल्यू, तो डायरेक्टली 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला बोलते हैं इसको, तस्ला नहीं, टेस्ला, या फिर बोलते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर बोले वेवर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वेवर पर मीटर, ये भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, आगे sir. आगे बढ़े, बायो सेवर्ट लॉ क्लियर Yes, हुआ? sir. अब हम आते हैं बायो सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म पर। अच्छा, मुझे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताओ, कोई बताएगा मुझे? Yes, sir. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ बताओगे? Q1 Q2 upon R upon R2 minus R cube. इन R वेक्टर, ये होता था। Yes, इसका sir. मतलब हमने Yes, अगर ऊपर R वेक्टर का मल्टीप्लाई किया था हमने, तो नीचे R क्यों कर दिया था? सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे, ऊपर R का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी R का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमारा जो वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। अच्छा, क्रॉस वेक्टर क्या होता है? क्रॉस वेक्टर A क्रॉस B क्या होगा बताओ मुझे? A क्रॉस B, AB sin. Sir, AB sin थीटा, और A डॉट B क्या होता है? AB cos Because AB। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब पहले था ना, मतलब मैं जब पढ़ता था तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी। मैं A क्रॉस B में कभी कभी AB cos थीटा लिख देता था, A डॉट B में कभी कभी AB sin थीटा लिख देता था। मैंने फिर फंडा निकाला कि A क्रॉस B, क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस लिखो पहले, क्रॉस में क्या आता है? C आता है कि नहीं? yes, और sir. क्रॉस बोलता है, क्रॉस हमेशा मना करता है, क्रॉस मना करता है भाई। सी मना कर रहा है, सी नहीं आएगी, यानी कि क्या आएगा? ऐसा आएगी। सी नहीं आएगी मतलब साइन आएगी। अब साइन अगर क्रॉस में आती है तो डॉट में तो कॉस ही आएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. ये मैं आपको याद करने का फंडा बता रहा हूँ, शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट तो नहीं, बट कंफ्यूजन होती है ना पेपर में, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए तो हो जाती है, तो आपको याद रखना है। क्रॉस मतलब सी आ रहा है, वो मना करता है ना, क्रॉस का मतलब ही कट होता है। कट मतलब ये नहीं है ऐसे अगर कहीं पर सिंबल लगाए वो उस काम को नहीं करना होता, तो सी को नहीं लाना है, मतलब साइन लाना है। तो देखो यहाँ पे क्या था हमारा? साइन थीटा था, साइन थीटा था। ये एक्चुअली में था क्या? पोजीशन वेक्टर के लिए आर साइन थीटा था ना। तो क्या मैं इसको dl इंटू आर साइन थीटा को क्या मैं ये लिख सकता था? क्या लिखूंगा? dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो यही मैंने उसमें किया,
यही हमने किया कि हमने क्रॉस वेक्टर फॉर्म में उसको लिख दिया। अब हम देखते हैं, इसमें यू नोट की वैल्यू तो मैं बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं बी की जो डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती थी, अब डॉट को हटा देते हैं, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती थी वो क्या होती थी? Perpendicular. Perpendicular to direction is perpendicular to A vector and B vector। क्या होती थी कि नहीं, याद है? Yes, sir. ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती थी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बात और बताता हूं कि मान लो आपका ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर आपका ऐसे है। देखो हमने इसकी डायरेक्शन कैसे देखी थी, आपको 11th क्लास का याद हो, पहले हम अपने राइट हैंड को लेते हैं, राइट हैंड को हम अपने ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं। ए वेक्टर मेरा ऐसे है, ऐसे ही है ना? Yes, Yes. sir. अब बी वेक्टर किधर है? बी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, ये दिख रहा है आपको? बी वेक्टर मेरा इससे थोड़ा सा इस साइड में, इस साइड में। तो मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर की साइड में उंगलियों को कर्ल लगाऊंगा। बी वेक्टर की साइड में मैंने उंगलियां कर्ल की तो मेरा जो अंगूठा दिखा रहा है ना, जो मेरा अंगूठा दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ये मैंने आपको 11th क्लास में, मैंने नहीं तो किसी और सर ने बताया होगा, नवीन सर ने या फिर लक्षिता मैम ने, किसी ने भी आपको बताया होगा कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या दिखाता है, ये अंगूठा। क्लियर है? Yes. sir. ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डीएल क्रॉस आर वेक्टर से निकाली जाती है। डीएल क्रॉस आर वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब देखो ये मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि डॉट क्या शो करता है, बताओ मुझे, डॉट क्या करता है? इनटू द पेज Outward. या आउटवर्ड फ्रॉम द पेज, Outside. आउटसाइड, और ये क्या करता है? इनसाइड। Inside. Inward. ये तो मैंने बता ही दिया। फिर एलिमेंट वेक्टर जो होता है, जो लेंथ जो लेते हैं ना, वो वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं, वेक्टर जो लेंथ वेक्टर लिया था। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन के रूल क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी है तो वो कैसे कैसे पता कर सकता हूँ? अच्छा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले स्क्रू रूल देखते हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। अच्छा एक बात बताओ, आपने स्क्रू ड्राइवर से कभी देखा होगा, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर इसमें स्क्रू को ऊपर पहुंचाना है, मेरी करंट की डायरेक्शन मुझे पहले से पता होती है किसी भी वायर में? Yes, sir. मान लो Yes, कोई sir. बैटरी किसी सर्किट में कनेक्ट कर दी, हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं ना, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसे करंट निकल रहा होगा, घूम घाम के नेगेटिव टर्मिनल में करंट घुस रहा होगा। यही तो होता है करंट की डायरेक्शन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे देखना है कि मुझे करंट की डायरेक्शन पता है, जैसे कि इस वाले केस में मुझे पता है ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन, तो मुझे स्क्रू को ऐसे चलाना है, स्क्रू ड्राइवर को ऐसे चलाना है कि ये जो स्क्रू है ऊपर की तरफ जाए, करंट की डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं कैसे घुमाऊं भाई इसको? क्या मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ऊपर जाएगा स्क्रू? Yes, sir. क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मेरा स्क्रू ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आपको करंट की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन में आप स्क्रू को पकड़ोगे, स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में पकड़ोगे, उसको ऐसे घुमाओगे कि आपकी करंट की डायरेक्शन में मूव करे, आगे की तरफ जाए। जैसे कि मैं ऐसे घुमाऊं, अगर मैं बैक साइड में घुमाता तो मेरा स्क्रू नीचे की तरफ आता, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब मेरी करंट ऊपर की डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। होगा कैसा कि अगर मेरा स्क्रू उधर जाना चाहिए जिस साइड में करंट है, मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कि मेरा पेन या स्क्रू ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो देखो आप देखोगे मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं जब उसको, तो ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, या राइट साइड में घुमा रहा हूं तो ऊपर की तरफ जा रहा है। Yes, sir. क्लियर है? तो मैं जैसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे करके, तो मेरा ये स्क्रू ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर करंट नीचे की तरफ हो तो
भाई अगर नीचे की तरफ हो तो क्या मैं ऐसे घुमाऊंगा इसको तब नीचे की तरफ जाएगा, Yes, sir. है कि नहीं? तो सिमिलरली इसके लिए भी वही अप्लाई होगा। स्क्रू रूल समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं हम थंब रूल। अब थंब रूल पे आते हैं। अभी तक हमने देखा कि स्क्रू रूल हमने देखा, इस सबसे ज्यादा वैसे यूज हम थंब रूल ही करेंगे। क्यों यूज करेंगे, इसका एक कारण है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास हमेशा स्क्रू ड्राइवर साथ होता है या आपका हाथ साथ में होता है हमेशा? Sir, hand. हाथ नहीं हमेशा साथ में रहता है। पेपर देने गए आपको स्क्रू ड्राइवर हाथ में नहीं ले जाने देगा। आप कितना भी बोलो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा, इससे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालूंगा, नहीं ले जाने देगा। बोल देगा मत पढ़ो, पेपर दो चाहे मत दो, क्या पता खिड़की से चीटिंग मंगा लो तो खिड़की खोल के, नहीं ले जाने देगा। इसीलिए हम सबसे ज्यादा यूज को क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। अब देखो थंब रूल में क्या बोलते हैं हम, कि अंगूठे को हम हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। जिधर मेरा करंट जा रहा है, जैसे फर्स्ट केस में देखते हैं हम स्क्रू वाले की डायरेक्शन निकालते हैं पहले, तब देखेंगे इसको। तो स्क्रू वाले की डायरेक्शन अगर मैं निकालू अपने अंगूठे को, देखो पहले वाले में आपका करंट ऊपर की तरफ है, करंट मैंने ऊपर की तरफ मतलब मैंने अंगूठा ऊपर की तरफ कर दिया। अब मेरे हाथ को देखोगे किधर घुमा सकता हूँ भाई, मैं ऐसे तो नहीं घुमा सकता ना, पीछे की तरफ तो नहीं घुमा सकता, कोई अपने से हो शायद तो घुमा भी दे लेकिन एक्चुअली नॉर्मल पर्सन ऐसे ही घुमाएगा हाथ को, उंगलियों को ऐसे कर्ल करेगा ना। Yes. Yes, sir. तो देखो आप डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऐसे आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है ना डायरेक्शन, ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes. ऐसे आ रही, तो आप देखोगे फर्स्ट वाले का सर्किल ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो सेकंड वाले का देखो, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ, इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ। अब देखो सेकंड वाले में करंट किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। अब देखो अंगूठे को नीचे की तरफ रखो, अंगूठा मैंने जैसे ही नीचे की तरफ रखा, अब मैं उंगलियों को कैसे घुमा पा रहा हूँ, देखो ऐसे घुमा पा रहा हूँ कि नहीं? Yes, भाई sir. मैं ऐसे ही घुमा पा रहा हूँ ना उंगलियों को। अब देखो कैसे घूम रहा है मेरा, मतलब ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। देखोगे सर्किल को नीचे, जो सर्किल बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो ऐसे ही बना हुआ है, देखो बना है कि नहीं? Yes, sir. Yes. ऐसे बने। अब हम सिमिलरली इस वाले में भी देख लो, आप अंगूठा ऊपर है, उंगली ऐसे घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी, ऐसे करके आपका सर्किल ऐसे बन गया। राइट हैंड थंब रूल क्लियर हुआ? Yes, sir. यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे यही सबसे ज्यादा यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। बात पे क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन में 10 बार यूज होगा राइट हैंड थंब रूल, आपको ऐसे रट जाएगा, टेंशन मत लो, एकदम याद हो जाएगा आपको राइट हैंड थंब रूल। आज ही क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर टाइम बचा तो दोनों होंगे, वरना दोनों होमवर्क में दे दूंगा आपको, कल करवाऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लियर हुआ ये राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल दोनों? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अच्छा बायो रैबर्ट चचा ने क्या बोला था, वो चचा बोल रहे थे कि किसी एक एलिमेंटल वायर, जो छोटा एलिमेंटल वायर है उसके कारण किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो चचा सिर्फ इतना बता पाए थे, उससे ज्यादा नहीं बता पाए, एक एलिमेंट पार्ट के लिए बता पाए थे। तो क्या हमारे पास क्या एलिमेंट पार्ट के वायर होते हैं हमारे पास? वो मान लो हिमाचल से और कोई लाइन आई है आगरा में, तो 500 किलोमीटर होगी भाई, एलिमेंट पार्ट से क्या काम चलेगा, हमें तो पूरे वायर के कारण निकालना है। अरे 500 किलोमीटर के कारण ना निकालो, 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर के लिए तो निकाल सकते हैं ना, Yes. ये तो पड़ सकती है। और वो बोल रहा है कि डीएल यानी कि 0.005 mm या 0.02 मीटर, इतनी लेंथ के लिए मैं बता पाऊंगा, बायो सेवर्ट चचा ने ये बोला। हमें चाहिए ज्यादा के लिए, तो हम ज्यादा के लिए कैसे निकालेंगे? अब हम देखते हैं कि ज्यादा के लिए कैसे निकालेंगे। कोई वायर है लंबा है थोड़ा सा, 2 मीटर 4 मीटर लंबा है, उसके लिए कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये कोई वायर है, आई करंट इसमें फ्लो होगा, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इससे कोई पी पॉइंट पे कोई पॉइंट है, कोई कुछ डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, और इसमें भी मैंने एक एलिमेंटल पार्ट लिया डीएल। देखो डीएल पहले जब हमें किसी लेंदी वाली चीज को करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंटल पार्ट के लिए निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। उसको क्या करते हैं,
इंटीग्रेट करते हैं। आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ाया था पिछली साल, लास्ट Yes, ईयर sir. मैथमेटिकल टूल में Yes, बताया yes, था मैंने आपको। यस सर। उस इसकी मान लो जो एलिमेंट है उससे पी पॉइंट की डिस्टेंस है आर वेक्टर, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जो आपका पॉइंट रिक्वायर्ड है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उससे उस वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ए है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इस जो डीएल लेंथ का जो एलिमेंट लिया था, वो जो परपेंडिकुलर लेंथ थी उससे एल डिस्टेंस पे हमने एलिमेंट माना है, एल डिस्टेंस पे। अभी हम क्या करें, मान लो 2 मीटर लंबा है, तो उसके ऊपर वाले एंड से उस पी पॉइंट को मिला देंगे और नीचे वाले एंड से उस पी पॉइंट को मिला। ऊपर वाले एंड से हमने क्या किया, पी पॉइंट को मिला, नीचे वाले को मिला दिया और ऊपर वाले को मिला दिया। अब ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट, मान लो कोई एंगल बना रहे हैं φ1 एंड φ2, φ1 एंड φ2, और ये जो एंगल बना रहा है आपका, ये जो एंगल बन रहा है, ये आपका बनना है फाई, ये जो एंगल। एक मिनट जरा, कॉल आ रही है ऑफिस से। हाँ, तो अभी हमने क्या बताया कि जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, इसके एक एंड को, जैसे मान लो मेरे पास 2 मीटर लंबा वायर था, तो किसी एक पॉइंट पे मुझे चाहिए था, मैंने उसका ऊपर वाला पॉइंट पी से मिला दिया, पी पॉइंट पे चाहिए था, और एक नीचे वाला मिला दिया, और पॉइंट था कुछ बीच में नहीं था, जस्ट ऊपर नीचे कहीं भी था, तो मैंने उससे एक परपेंडिकुलर लाइन गिराई इस वाले पे, उससे हमने एल डिस्टेंस पे एलिमेंट माना, और जो एल डिस्टेंस का एलिमेंट माना वो हमारे पी पॉइंट से फाई एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो आप देखो, ये वाला एंगल है आपका 90, क्या ये भी 90 होगा? यस सर। Yes, ये sir. भी अगर 90 है और ये आपका फाई है, तो मेरा थीटा क्या होगा? 90 माइनस के फाई होगा कि 90 नहीं? minus theta. yes, sir. 90 माइनस के फाई होगा थीटा। Yes, अब Yes, देखो, sir. अब देखो, ये आपका बी पॉइंट है। क्या आपके हमारे बायो सेवर्ट चचा ये बता के गए थे कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर? ये तो हमारे चचा बता गए थे ना। Yes, sir. तो चचा वचा बोलते रहते, थोड़ा सा मजा आता है पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको चचा ही बोलते हैं, ऐसा ऐसा फील मत लेना, उनका नाम बायो सेवर्ट लॉ ही है। मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, बायो चचा बता गए थे, नाम थोड़ा लंबी पड़ता है, बायो सेवर्ट लॉ, तो बोल देते चचा बता गए थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है, अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर साइन थीटा है, क्या मैं इस साइन थीटा को, मुझे चाहिए सारी चीजें फाई में, क्योंकि यहाँ पे φ2 है, φ1 है, तभी ना रेंज आएगी, तो मैं इस साइन थीटा को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ किसमें, साइन फाई में। क्या मैं इसको साइन थीटा को साइन 90 माइनस के फाई लिख सकता हूँ? यस सर। साइन 90 माइनस के फाई क्या मेरा कॉस फाई हो जाएगा? यस कि नहीं? Yes, sir. ये मेरा कॉस फाई होगा। Yes, sir. अब मुझे ये एक चीज बताओ कि यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, मान लो इसको ए मान लेता हूं, ए बी और ये सी, ए बी सी ट्रायंगल देखो, ए बी सी ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकालो जरा, साइन थीटा की, साइन थीटा क्या होता है? सर परपेंडिकुलर अपॉन। अब देखो, इसके लिए साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आर, क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन आर। सिमिलरली फाई के लिए देखें अगर मैं, तो फाई के लिए क्या होगा, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? यस सर। बेस, इस फाई के लिए बेस क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आर होगा कि नहीं होगा? यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई हमारा आ गया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई इक्वल टू ए बाई आर। आप ऐसे भी साइन थीटा को कॉस फाई लिख सकते थे, और ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा, आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 90 माइनस के 5 पुट कर दो तो यहाँ से कॉस फाई हो जाएगा। दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं, अब हमने क्या किया, यहां से इन दोनों से हमने आर की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू निकाली, आर इक्वल टू कॉस ए अपॉन कॉस फाई आएगा, भाई आर को हमने इधर भेज दिया और कॉस फाई को नीचे भेज दिया, ए के, तो ए अपॉन कॉस फाई आ गया। अभी हमने क्या किया, 10 की वैल्यू निकाली, 10 फाई की वैल्यू, 10 का फॉर्मूला क्या होता है 10 फाई का? 10, हाँ
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो फाई ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, एल, बेस क्या है, ए, तो टेन फाई का वैल्यू क्या हो गई, एल अपॉन ए। भाई ट्रायंगल यही चल रहा है, ए बी सी ही ट्रायंगल चल रहा है, बस एंगल थीटा कभी ले लिया कभी फाई ले लिया। बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिपेंड करता है हम किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। हमने जब फाई कंसीडर किया तो हमारा बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। अब 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर एल हो गया, बेस ए हो गया, तो एल अपॉन ए। हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालो, एल की वैल्यू हमने निकाली, एल इक्वल टू ए टेन थीटा। अब इसको क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाई। तो देखो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन हो गया, थीटा का डी सॉरी डी फाई का हो गया डी फाई, और एल का हो गया डी एल। अब हम इन तीनों चीजों को किसमें पुट करने वाले हैं, बायो-सेवर्ट चचा वाले, बायो-सेवर्ट चचा वाले पुट कर दो। जरा इसको हटा देता हूँ एक बार, बायो-सेवर्ट चचा वाले में पुट कर दो, इस वाले में सारी चीजें। देखो जरा मैं बताता हूँ, डी बी इक्वल टू, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो आपका सेफ रहेगा, यस आई भी सेफ रहेगा क्योंकि आई तो कांस्टेंट है। अब देखो डी एल की वैल्यू जरा देखो, डी एल की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये एल है एक्चुअली में, ये वाला एल है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो यहाँ से लिखो ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। और क्या बचा, साइन फाई, साइन थीटा की जगह कॉस फाई लिख सकता हूं मैं, यस सर, यहां से लिख दिया मैंने कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू देखो यार, आर की वैल्यू क्या है, ए अपॉन कॉस फाई, तो यानी कि ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। भाई स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको पता हो क्या मेरा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, यस सर, यस सर, तो यही फंडा हम यहाँ पे फिर से लगाएंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, देखो ये ए स्क्वायर है, ये ए है, क्या मैं ए को ए स्क्वायर से कैंसिल कर दूं, यस सर, यस सर, यस सर, अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है मेरा, ऊपर बच रहा है आई इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू कॉस फाई अपॉन ए, ये बच रहा है कि नहीं। देखो आई आपका ये रहा, सेक स्क्वायर फाई डी फाई ये आ गया, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये कॉस स्क्वायर फाई ऊपर पहुंच जाएगा, यस ये सर, कॉस स्क्वायर फाई ऊपर पहुंच गया, कॉस स्क्वायर फाई, और ये कॉस फाई पहले से था। अब देखो सेक स्क्वायर फाई और कॉस, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर फाई। यस सर, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो, अगर मान लो कि कॉस स्क्वायर फाई इंटू सेक स्क्वायर फाई हो, अगर तो मैं क्या कॉस स्क्वायर फाई को 1 अपॉन सेक स्क्वायर फाई बोल सकता हूँ, यस सर, इंटू सेक स्क्वायर फाई, तो क्या सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा। यस सर, तो मैं ये Yes, बोल sir. सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से कि मेरा ये कॉस स्क्वायर फाई और ये सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, हो गया। यस सर, अब तो देखो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या बच रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई इंटू डी फाई अपॉन ए, यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है, यस सर, है? तो ये हमारा वो आ गया एक्सप्रेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। अब ये देखो ये आया है, ये तो भी बायो-सेवर्ट चचा वाला आया, D5 डीबी वो बता रहा था, डीबी भी ये भी डीबी ही बता रहा है। इस एलिमेंटल पार्ट के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बता रहा है स्ट्रेंथ, हमें चाहिए थी पूरे वायर के कारण, ये तो पहले बायो-सेवर्ट चचा ने ही बता दिया था। फिर इससे क्या फायदा हुआ, अब हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। देखो इसकी लिमिट कहां से कहां जा रही है इस वायर की, देखो ये लेंथ का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि इस परपेंडिकुलर से एक एंगल है
θ2 क्लॉकवाइज में और एक एंगल है θ1, सॉरी φ1 φ2। अब देखो अगर मैं φ2 को पॉजिटिव लेता हूं तो मुझे φ1 नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंगल है कि नहीं। φ2 आपका क्लॉकवाइज है और φ1 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं φ2 को ले लेता हूं पॉजिटिव और φ1 को ले लेता हूं नेगेटिव। तो मैं क्या करने वाला हूं, अभी इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में देखोगे तो मैं लोअर लिमिट φ1 अपर लिमिट φ2 और इसको पूरे को लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट हैं, ये जो मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट हैं, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, देखो μ0/4 की वैल्यू फिक्स थी, करंट में वायर में आई करंट जा रहा है तो वो आई करंट ही जाएगा। ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड रिक्वायर्ड पॉइंट। हमने एक पॉइंट एक बार कंसीडर कर लिया तो क्या उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से कभी चेंज हो सकती है क्या, नो सर, नहीं। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हुई। चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, φ1 एंड φ2, क्योंकि किस लेंथ पे हम ले रहे हैं वो φ1 φ2 चेंज होगा। तो हमने इन दोनों लिमिट्स के बारे में इंटीग्रेट करने के बाद में आपका एक्सप्रेशन आ गया ये, जो कि आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये एक्सप्रेशन समझ में आया या फिर बताऊं मैं इंटीग्रेट होने के बाद में, बताऊं मुझे नहीं लग रहा आपको समझ में आया है ये। चलो बता, सर रिपीट कर दो। एक बार बताता हूँ, जस्ट वेट, एक मैं स्लाइड ऐड करता हूँ इसमें, एक ब्लैंक स्लाइड, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, हमारा क्या है, b इक्वल टू, पहले लिख लेता हूँ इसको, b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db इक्वल टू माइनस के φ1 से φ2 क्या है, म्यू नॉट आई कॉस फाई, म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई अपॉन, बेटा किसी का माइक ऑन हुआ है ये देखो जरा, बेटा माइक ऑफ कर दो अपना। अंशिका, अंशिका अंशिका आपने, मैंने माइक ऑफ किया है आपका, अगर इस बार अगली बार ऐसा हुआ तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा प्लीज। 73 पीपल अभी क्लास ले रहे हैं सिंसियरली, और थोड़ा टॉपिक भी ऐसा चल रहा है टेढ़ा सा, इनको समझने दो यार, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। अगर आपको नहीं पढ़ना क्लास लेफ्ट कर दो, लेकिन बाकी लोगों का टाइम वेस्ट मत करो, टाइम दे के आए हैं बच्चे लोग, जो पढ़ने के लिए आता है वही लोग बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लीज डिस्टर्ब मत करो क्लास को एटलीस्ट। अब देखो नीचे क्या है आपका 4πa। अब आप यहां से देखोगे काफी सारी चीजें इसमें कांस्टेंट हैं, ये सारी चीजें हम देखोगे आप, ये कांस्टेंट है, ये आपकी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। साइन थीटा का कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। अब आप देखो जरा, अब आप यहां से देखो कि जैसे ही आपने इसको बाहर, कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। अब इसका क्या आया, साइन फाई माइनस के φ1 अपॉन वो लोअर लिमिट है, φ2 अपर लिमिट है। अब देखो इसको म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू अपर लिमिट अप्लाई करते हैं पहले, साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस के φ1। देखो साइन में माइनस आ जाती है बाहर, ये माइनस जब बाहर आ जाएगी तो हो जाएगा आपका प्लस, तो आपका बी का एक्सप्रेशन बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π, ऐसे ही लिखना है जनरली, आई अपॉन ए इंटू
sin phi 1 प्लस sin phi 2। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया पूरे वायर के कारण। पूरे वायर के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये आया। अब तो क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, ये सब क्लियर हो sir. गया। अब हम आगे चलते हैं किस पे। अगर आपका मैग्नेटिक जो वायर है, जो वायर था, अब जैसे एक बात, अगर आपके वायर की लेंथ 2 मीटर से आपको ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ दी थी मान लो 1 मीटर, तो आपका ये वाली, सॉरी, तो आपका एंगल बन रहा था ये, मान लो ये P पॉइंट है। तो अगर मैं इस टू लेंथ को आगे बढ़ा दूं, ये बढ़ा, तब बनना है आपका एंगल ये। अब फिर से बढ़ा दूं ये। क्या मेरा, मुझे एक बात मैं आपको यहाँ पे फील दिलाना चाहता हूँ कि ये मान लो phi 1 है, ये phi 2 है, phi 2, और ये एंगल मेरा, ये वाला एंगल है मेरा क्या, थीटा 1, और ये वाला एंगल है थीटा 2। क्या मेरा phi 1 phi 2 बढ़ा है या थीटा 1 थीटा 2 बढ़ा है? थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1 थीटा 2। इसका मतलब अगर मैं वायर की लेंथ को बड़ा करता जाऊंगा तो क्या मेरा थीटा बढ़ता जाएगा? Yes, Yes. sir. बढ़ बढ़ के कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180. नो 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 नो, मैक्सिमम मैक्सिमम बेटा 90 डिग्री हो सकता है। भाई देखो, अगर मैं इससे पॉइंट बनाऊं, उससे इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लूं, अगर इनफाइनाइट लेंथ पे अगर इस पॉइंट से एक लाइन मिलाने, भाई दो लाइन इनफाइनाइट पे कम मिलती है जब दो लाइन पैरेलल होती है, होता है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लाइन दोनों पैरेलल पैरेलल लाइन है, दोनों इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी? Yes, Yes, है? sir. दोनों इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा, देखो अब आप देखोगे कि मेरा थीटा 1 थीटा 2 की, वो phi 1 phi 2 की वैल्यू क्या है। अब देखो यहां से लेके ये मेरी क्या हो गई, phi 1 हो गई, और ये मेरी इस साइड में phi 2 था प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और ये मेरा क्या हो गया, phi 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फॉर अ इनफाइनाइट लेंथ वायर phi 1 इक्वल टू phi 2 इक्वल टू 90 डिग्री? बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ सबको ये कैसे हुआ है? Yes, Yes, sir. sir. हटा दूं इसको? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अगर आपको Yes, कोई sir. भी कंफ्यूजन आया करे ना, कोई भी कंफ्यूजन, मान लो कि सर ने उस टाइम बताया था और अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो आपके पास ऑप्शन है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes. देखो, देन Yes, थीटा phi 1 इक्वल टू phi 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब इस वाली इक्वेशन में 90 डिग्री पुट करोगे और 90 डिग्री 5 इक्वल टू, सॉरी, और phi 1 इक्वल टू phi 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें 90 डिग्री पुट करो जरा, क्या आएगा देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 की वैल्यू 1. 1, 1. 90 की 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा एक्सप्रेशन आया 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, या फिर बोल दूं कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। आया कि नहीं? Yes, sir. अब अगर आपको कोई इनफाइनाइट वायर के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात करे, तो आपको फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, ये वाला। क्लियर है? Yes, sir. अब जो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, पहले बताया था ना मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो डीएल वेक्टर और आपके एल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। जैसे कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ
मेरा जो DL वेक्टर लिया था उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं अगर मैं R वेक्टर, यही था। Yes, sir. Yes, sir. और जो और एक चीज और, इन दोनों की डायरेक्शन, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होती है और इन दोनों के परपेंडिकुलर भी होती है। भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, मान लो DL वेक्टर की और R वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी, क्या वो DL वेक्टर और R वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी? Yes, sir. होगी कि नहीं? Yes, तो sir. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो DL वेक्टर और R वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, Yes, होगा कि sir. नहीं? तो इसका क्या, कुछ एक डायग्राम बनाते हैं, ये तो लिखा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, इसका एक फिगर भी बनाते हैं कि इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको ग्राफ में शो करना हो तो आप शो करोगे ऐसे, जो आपको दिखे यहां से ऐसे। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप करीब जाते जाओगे वायर के, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसे हैं? अभी तक हम देखते आ रहे हैं डायरेक्शन, ये थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये वो बहुत सारी चीजें देखते आ रहे हैं। अभी तक हमने ये फील नहीं किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होती कैसे, एक्चुअली में कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड। देखो जैसे ये वायर है, ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा, आई करंट फ्लो, तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, चारों तरफ ऐसे ऐसे गोले में हूँ, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। वो भी बताऊंगा, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी हमने, आपने नवीन सर से पढ़ी होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Yes. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा इंटेंसिटी होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये पढ़ी होंगी, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सिमिलरली हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अभी हम इतना देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी वायर के कारण जो होती है उसके सर्कुलर फॉर्म में। तो देखो कैसे होती है, जैसे ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, इस पे कोई करंट जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ। लगाओ जरा राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंगूठा ऊपर की तरफ किया, करंट ऊपर है तो अंगूठा ऊपर किया मैंने, Yes, sir. अंगूठा ऊपर Yes, किया। sir. अब देखो उंगलियों को कैसे घुमा सकता हूँ अपनी तरफ। आप अपना अपना अंगूठा निकाल के देखो जरा, आप अपनी, आपके फेस की तरफ उंगलियां आ रही हैं, आपके फेस की तरफ उंगलियां आ रही हैं, आ रही है। Yes, sir. इसका मतलब इस पे से कुछ ऐसे सर्किल बनाऊं, अगर मैं इस पे से ऐसे कुछ सर्किल बनाऊं कि जिसकी डायरेक्शन ऐसे हो रही हो, क्या यही मेरे फेस की तरफ आएगा? Yes, Yes, sir. sir. तो यही आपका बनेगा कि आपका ये वाला, ये आपके फेस की तरफ उंगली आएंगी मुड़ के। जैसे जैसे दूर जाते जाते आपके मैग्नेटिक को जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। वो आप प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, वो डोंट वरी। पहले आप ये देखो बस होती कैसे। सिमिलरली अगर आपका नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ अंगूठा कर लो, अंगूठा नीचे की तरफ किया, उंगलियों को घुमाओ, उंगलियों को घुमाओ, ऐसे आ रहा है, ऐसे करके ऐसे सर्किल बनना है, Yes, Yes, sir. sir. ऐसे सर्किल बनना है। देखो यार ऐसे बन गया सर्किल, बन गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सब क्लियर हुआ, सब कुछ यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ? Yes, sir. Yes, Yes, कोई sir. डाउट यहाँ Yes, तक? sir. तो फिर ये क्वेश्चन कर दो आराम से, ये क्वेश्चन कर दो जरा, ये क्वेश्चन कर दो। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी दे दिया। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन में सिर्फ मुझे एक वायर, किसी एक वायर के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड बता दो सी पॉइंट। चलो मैं आपको इसका ना ऐसे करो, आप थोड़ा सा बताता ही हूँ, तो होमवर्क में भी क्वेश्चन है, उसको भी कर लोगे आप फिर। चलो देखो इसमें PQ वायर है और SP वायर है। क्या इन दोनों वायर के कारण PQ वायर जो है वो SP वायर है, दोनों सेम वायर हैं। देखो दो वायर सामने सामने फेस के जो वायर हैं, C पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम करंट है,
तो क्या इन दोनों के कारण सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा? पहले डायरेक्शन देखो, Yes, sir. पहले डायरेक्शन देखो, हर एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। फिर आप एंगल देखो, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, प्रॉब्लम तो यही है, की बड़ा इश्यू रहता है। अच्छा मुझे सिर्फ डायरेक्शन बता दो, फिर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने दिया है, घर से पढ़ समझ के आना, और फिर मैं आपको पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को पूछूंगा। अगर समझ में नहीं आएगा, और वैसे भी मैं करवाऊंगा, समझ में आए चाहे ना आए फिर भी मैं करवाऊंगा। देखो हम पहले डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं हर वायर की। पहले मैं वायर ले रहा हूं एस आर वायर के बारे में बात करें। देखो अंगूठा मैंने किधर लिया, अंगूठा देखो मेरा अंगूठा क्या करंट की डायरेक्शन में है अंगूठा? Yes, sir. करंट की डायरेक्शन में है। यस अब मैं उंगलियों को घुमा रहा हूं, देखो उंगलियों को घुमा रहा हूं, देखो आपको याद रखना है सी पॉइंट अंदर है, उसके जो रेक्टेंगल बना है उसके अंदर है, तो मुझे उंगलियों को अंदर जाती, मतलब सी पॉइंट की डायरेक्शन में चाहिए मुझे उंगलियां। देखो सी पॉइंट एक तो ऐसे भी है, बाहर की तरफ भी जा रहा है, तो सर्किल मुझे पूरा बनाना है, तो क्या मेरा सी पॉइंट पे ऐसे बनेंगी, ऐसे ऐसे करके वो बनेंगी फील्ड लाइंस ऐसे। यस सर क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सी पॉइंट पे अंदर की तरफ आएंगी फील्ड लाइंस? Yes. यस सर सी पॉइंट पे मेरा अंदर की तरफ आएंगी, ये बोल सकता हूँ कि सी वाले पे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्रॉस से शो करते हैं। Yes, sir. यस सर अब देखो इस वाले पॉइंट की तरफ देखो, आर एस के कार्ड देखो, आर एस मतलब नीचे की तरफ कर दो, नीचे की तरफ उंगली की। सी पॉइंट मेरा इसके लेफ्ट साइड में, आर एस के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो उंगलियों का वो होगा, नोटेशन होगा, वही शो कराएंगे। देखो उंगलियां अंदर की तरफ जा रही हैं, इसमें भी भाई, इसमें भी तो अंदर ही की तरफ जा रही हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस आर एस के कारण भी मेरा अंदर की तरफ ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्यूपी देखो, क्यूपी का अंगूठा मैंने इस साइड में लिया, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा ले लिया, उंगलियों को घुमा रहा हूँ, देखो उंगलियों को घुमा रहा हूँ, उंगलियां अब भी मेरी अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही हैं? Yes, sir. यस सर देखो क्यूपी के कारण भी मेरा अंदर की तरफ हुआ। अब देखो पी एस के कारण, पी एस मेरा इधर है, पी एस ऊपर लिया, तो देखो पी एस जब मैं ऊपर ले रहा हूं तो देखो उंगलियों को देखो, पी एस जब मैं ऊपर ले रहा हूं तो उंगलियों को देखो, अंदर की तरफ है कि नहीं है? यस सर Yes, अंदर sir. की तरफ है, ये भी आपका अंदर की तरफ होगा। आर क्यू वाला नहीं समझा चारों के चारों किसमें है? अंदर की तरफ में, चारों के चारों इनसाइड में है। अब देखो पी और एस और आर और क्यू, क्या इन दोनों के कारण सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा बीच सी पॉइंट पे, क्योंकि बीच में है ना। यस सर Yes, अब है sir. पहले हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, पहले पी क्यू को ले लो चाहे आर एस को ले लो, किसी को भी ले लो, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी आपको, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के बाद तो सिंपल फॉर्मूला लगाना, एक बार इसके लिए कर लो पी क्यू के लिए, फिर एक बार आर एस के लिए कर लेना, दोनों को ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसका हो जाएगा, फिर इसका चारों का ऐड हो जाएगा, चारों की डायरेक्शन सेम है इसलिए चारों के चारों ऐड हो जाएंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हवा लग रही है कुछ? यस सर Yes, sir. तो आप इस चीटिंग करके, आप इसको भले ही चीटिंग करके करना, लेकिन करना पहले खुद से, ठीक है? करना पहले खुद से, भले ही चीटिंग करना लेकिन करना खुद से, क्योंकि अगर समझ में आता है नहीं आता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन इसको करना जरूर है। यस सर Yes, sir. क्या कर सकते हो क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो आप बेटा? जो आर क्यू वाली डायरेक्शन है वो इनसाइड कैसे होगी? अच्छा आर क्यू वाली, एक मिनट, आर क्यू ठीक है। देखो ये मेरा अंगूठा हो गया नीचे की तरफ, यस सर अब मुझे ये बताओ आर क्यू से लेफ्ट साइड में सी पॉइंट या राइट साइड में? इसी डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, जिस मेरा दूसरा हाथ दिख रहा है, ये वाला जो हाथ दिख रहा है, ये वाला हाथ दिख रहा है, ये वाला, क्या इसी वाली साइड में है सी पॉइंट? अरे इसी वाली साइड में तो है, देखो जरा स्क्रीन तो देखो।
अब देखो मैं उंगलियों को इस वाली साइड में ये किधर चाह रहा है कि ये वाला हाथ उंगलियों को देखो अंदर की तरफ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखो उंगलियों को अंदर की तरफ जा रही है ये उंगलियां, देखो अंदर की तरफ। अंगूठा ऊपर है, उंगली अंदर की तरफ जा रही है, दिख रही है? Yes, sir. Yes. क्लियर हुआ? अब यही पॉइंट देखो, अगर यही सी पॉइंट इस साइड में होता, अगर यही सी पॉइंट इस साइड में होता तो देखो, अगर तो मुझे कैसे निकालना पड़ता, हाथ ऐसे नीचे होता, अंगूठा मेरा ऐसे नीचे होता राइट हैंड का, तो देखो ऊपर की बाहर की तरफ आ रहा है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो था, ऐसे बोला था, ऐसे करके बोला था, ऐसे बनाओगे। अगर इस साइड से अंदर, लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ जा रहा है तो राइट साइड से आउटसाइड आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी माइंड में रखना है हमेशा कि जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो मेरे टारगेट से लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, ये भी याद रखना है। ये बड़ी कंफ्यूजन का है, थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, लेकिन आपको इतनी बार यूज करोगे ना राइट हैंड रूल को, आपको पक्का आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, 100% आएगा। और अभी भी कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा, आप इस क्वेश्चन पे लगाओ, एक और क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया ट्रेनिंग में, उस क्वेश्चन पे भी लगाओ। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. दिमाग लगा के आना, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, किसी को भी। मैं चाहता हूँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आपको Yes, डॉक्टर बना के ही छोड़ूंगा, बस ये जान लो। और सुबह याद रखिएगा क्लास में आना है सबको, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग। सुबह मिलते हैं, कल मॉर्निंग में ही मिलते हैं, फिर तो मॉर्निंग में मिलते हैं सबसे, Yes. क्या मिलते हैं मॉर्निंग। ओके, Thank you, sir. Bye. Sir, bye, वेलकम, sir. बाय बाय बेटा, Bye. Good night. वेलकम, बाय, Thank you, sir. Good वेलकम, night, sir. वेरी गुड नाइट। Good night, sir.